मेरे प्यारे दोस्तों, जीवन का यह सफर बहुत ही विचित्र है। कभी कभी हम जिसे अपनी आंखों से देखते हैं वह सच नहीं होता, और जो सच होता है वह हमारी आंखों से कोसों दूर होता है। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके सोचने का नजरिया बदल देगी। यह कहानी है एक ऐसे रिश्ते की जो विश्वास और संदेह की पतली डोर पर बंधा था। यह कहानी है गोविंद और उसकी पत्नी सुनैना की। गोविंद एक सीधा सादा और मेहनती इंसान था जिसके जीवन का बस एक ही उद्देश्य था, अपने परिवार का पेट भरना और समाज में इज्जत से जीना। वह मानता था कि इंसान के हाथ की लकीरें नहीं बल्कि उसके माथे का पसीना उसकी किस्मत लिखता है। लेकिन कहते हैं ना कि ईश्वर की परीक्षा बहुत ही कठिन होती है। गोविंद की शादी सुनैना से हुई, जो देखने में तो बहुत ही शांत और सुंदर थी, लेकिन उसके व्यवहार ने गोविंद के जीवन में एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। गोविंद का परिवार बहुत गरीब था। उसके घर की छत टूटी हुई थी और दीवारें कमजोर थीं, लेकिन उसके हौसले पहाड़ से भी ज्यादा मजबूत थे। उसके घर में उसकी बूढ़ी मां थी जो अपनी जवानी के दिनों से ही मेहनत करते करते अब थक चुकी थी। गोविंद को उम्मीद थी कि जब उसके घर में नई बहू आएगी तो उसकी मां को थोड़ा आराम मिलेगा। घर में एक नया उजाला आएगा जो उनकी गरीबी के अंधेरे को कम करेगा। शादी बड़ी धूमधाम से तो नहीं, लेकिन पूरे विधि विधान से हुई। गांव के लोगों ने गोविंद को बहुत भाग्यशाली कहा, क्योंकि सुनैना जैसी सुंदर पत्नी मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं था। शादी के शुरुआती कुछ दिन तो हंसी खुशी बीत गए, जैसे हर नई शुरुआत में होता है। सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय का पहिया आगे बढ़ा, हकीकत की धूल उड़ने लगी और गोविंद के सपनों पर एक धुंधली परत जम गई। गोविंद ने देखा कि सुनैना वह नहीं थी जैसी उसने उम्मीद की थी। गांव की अन्य औरतें जहां सूरज निकलने से पहले जाग जाती थीं और घर का सारा काम निपटा लेती थीं, वहीं सुनैना दिन चढ़ने तक बिस्तर पर पड़ी रहती थी। गोविंद जब सुबह खेत पर जाने के लिए तैयार होता तो उसे उम्मीद होती कि शायद आज उसकी पत्नी उसे गर्म रोटी बनाकर देगी और मुस्कुराते हुए विदा करेगी, लेकिन हर रोज उसे निराशा ही हाथ लगती। उसकी बूढ़ी मां कांपते हाथों से चूल्हा जलाती, धुआं उनकी कमजोर आंखों में चुभता और वह खांसते हुए अपने बेटे के लिए खाना बनाती। यह दृश्य देखकर गोविंद का कलेजा अंदर ही अंदर जलता रहता था। वह सोचता था कि क्या इसी दिन के लिए उसने शादी की थी? क्या एक पत्नी का धर्म केवल सुंदर दिखना होता है, या परिवार के सुख दुख में भागीदार बनना भी होता है? गांव में बातें तो हवा से भी तेज फैलती हैं। पड़ोस की औरतें अब कानाफूसी करने लगी थीं। वे जब पनघट पर पानी भरने जाती तो सुनैना का मजाक उड़ाती। कोई कहती कि गोविंद के घर तो महारानी आई है जो पैर जमीन पर नहीं रखती, तो कोई कहती कि बेचारी बूढ़ी मां की किस्मत ही खराब है जो बुढ़ापे में भी सुख नहीं मिला। ये ताने जब गोविंद के कानों तक पहुंचते तो उसका सर शर्म से झुक जाता। एक स्वाभिमानी पुरुष के लिए उसका अपमान उतना दुखदाई नहीं होता जितना उसके परिवार की बदनामी होती है। गोविंद के मन में अब धीरे धीरे सवालों का एक पहाड़ खड़ा होने लगा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि सुनैना ऐसी क्यों है। क्या उसे अपने गरीब ससुराल से नफरत है, या फिर उसे काम करना पसंद नहीं है, या फिर वह स्वभाव से ही आलसी है? गोविंद ने कई बार कोशिश की कि वह सुनैना से बात करे, उसे समझाए कि गृहस्थी की गाड़ी एक पहिए से नहीं चलती, उसे दोनों पहियों का साथ चाहिए होता है। एक रात जब घर में सब शांत था और बाहर झींगुरों की आवाज गूंज रही थी, गोविंद ने सुनैना के पास बैठकर बड़े प्यार से उसे समझाने की कोशिश की। उसने कहा, सुनैना, मैं जानता हूं कि तुम्हें इस माहौल की आदत नहीं है। हो सकता है तुम्हारे मायके में तुमने कभी इतना काम ना किया हो, लेकिन अब यह घर तुम्हारा है। मेरी मां अब बूढ़ी हो चुकी है। उनके शरीर में अब इतनी ताकत नहीं बची कि वह घर का सारा बोझ उठा सके। क्या तुम्हें उन पर दया नहीं आती? क्या तुम मेरा हाथ नहीं बटाओगी? गोविंद की आवाज में गुस्सा नहीं बल्कि एक लाचारी थी, एक ऐसी उम्मीद थी जो टूट रही थी। सुनैना ने गोविंद की बातों को बहुत ध्यान से सुना। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी जिसे पढ़ पाना गोविंद के बस की बात नहीं थी। उसने कोई बहस नहीं की, ना ही कोई सफाई दी, बस अपनी नजरें झुका ली और धीमे स्वर में बोली, मैं कोशिश करूंगी। गोविंद ने सोचा शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है और कल से सब ठीक हो जाएगा।
उस रात गोविंद को बहुत अच्छी नींद आई। उसे लगा कि संवाद से हर समस्या का हल निकल सकता है, लेकिन इंसान की फितरत इतनी आसानी से नहीं बदलती और कभी कभी जो दिखता है वह केवल एक छलावा होता है। अगली सुबह जब गोविंद की आंख खुली तो उसने देखा कि सूरज काफी ऊपर आ चुका था और सुनैना अब भी अपनी चारपाई पर लेटी हुई थी। बाहर आंगन से बर्तनों के खटकने की आवाज आ रही थी, जो यह बता रही थी कि उसकी मां फिर से काम में जुट गई है। गोविंद का धैर्य अब जवाब देने लगा था। उसे लगा कि सुनैना ने उसकी बातों का मान नहीं रखा। उसने जानबूझकर उसकी भावनाओं को अनदेखा किया है। वह गुस्से में उठा और आंगन में गया। उसने देखा कि मां कुएं से पानी खींच रही थी और उनकी कमर झुकी जा रही थी। गोविंद ने दौड़कर मां के हाथ से रस्सी ले ली और पानी खींचा। उसने मां को वहां बिठाया और फिर गुस्से से कमरे की तरफ बढ़ा जहां सुनैना लेटी थी। उसने वहां जाकर देखा कि सुनैना जाग रही थी, लेकिन फिर भी वह लेटी हुई थी। गोविंद का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने कड़ी आवाज में कहा, सुनैना, क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? बाहर मेरी मां काम कर रही है और तुम यहां आराम कर रही हो। मैंने तुमसे कल रात ही तो बात की थी। क्या मेरे शब्दों का तुम्हारे लिए कोई मोल नहीं है? सुनैना ने गोविंद की ओर देखा। उसके चेहरे पर ना तो कोई डर था और ना ही कोई पछतावा। उसने बहुत ही शांत स्वर में जवाब दिया, गोविंद, मुझे आज बहुत थकान महसूस हो रही है। शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं है। बस थोड़ी देर और लेट लेने दो, फिर मैं सब कर दूंगी उसका। यह जवाब सुनकर गोविंद सन्न रह गया। यह वही बहाना था जो वह पिछले कई हफ्तों से सुन रहा था। कभी सिर दर्द, कभी थकान, कभी चक्कर आना। गोविंद को अब यकीन होने लगा था कि यह सब केवल कामचोरी के बहाने हैं। वह वहां से बिना कुछ बोले बाहर निकल गया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं गुस्से में वह कुछ ऐसा ना कह दे जिससे बात और बिगड़ जाए। वह खेत की ओर चल दिया, लेकिन उसका मन काम में नहीं लग रहा था। उसके दिमाग में बस यही विचार चल रहे थे कि आखिर वह करे तो क्या करे। क्या वह अपनी किस्मत को कोसे या फिर कोई कड़ा कदम उठाए? दिन भर खेत की मिट्टी में पसीना बहाते हुए गोविंद यही सोचता रहा। वह देखता कि दूसरे किसान दोपहर में अपनी पत्नियों द्वारा लाए गए खाने का इंतजार करते, और जब उनकी पत्नियां आती तो वे साथ बैठकर हंसते बोलते खाना खाते। लेकिन गोविंद की किस्मत में यह सुख नहीं था। उसे या तो खुद सुबह बासी रोटी बांधकर लानी पड़ती या फिर भूखे पेट ही काम करना पड़ता। भूख और प्यास से ज्यादा उसे अपने अकेलेपन और अपमान का एहसास तोड़ रहा था। उसे लगने लगा था कि उसने शादी करके अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी है। शाम को जब वह थका हारा घर लौटता तो उसे उम्मीद होती कि शायद शाम का खाना तो सुनैना ने बनाया होगा, लेकिन घर पहुंचते ही उसे वही पुराना दृश्य देखने को मिलता। मां चूल्हे के पास बैठी होती और सुनैना अपने कमरे में या तो सो रही होती या फिर बैठी हुई शून्य में ताक रही होती। एक दिन गोविंद के सब्र का बांध पूरी तरह टूट गया। गांव के कुछ लोग उसके घर के बाहर से गुजर रहे थे और उन्होंने मजाक में कह दिया, अरे गोविंद भाई, तुम्हारी बहू तो सच में राजरानी है। हमने सुना है उसके दर्शन तो सूरज देवता भी मुश्किल से कर पाते हैं। यह बात गोविंद के दिल पर तीर की तरह चुभ गई। वह घर के अंदर गया और उसने ठान लिया कि आज इस बात का फैसला होकर रहेगा। लेकिन जैसे ही वह कमरे के पास पहुंचा, उसने कुछ ऐसा महसूस किया जिसने उसे ठिठकने पर मजबूर कर दिया। उसने देखा कि सुनैना कमरे में अकेली थी और वह बड़ी तेजी से कुछ कर रही थी। उसकी हरकतों में वह सुस्ती नहीं थी जो वह सबके सामने दिखाती थी। वह एक पुरानी लकड़ी के संदूक के पास बैठी थी और उसके हाथ बड़ी फुर्ती से चल रहे थे। गोविंद दरवाजे की ओट में छिप गया और देखने लगा कि आखिर माजरा क्या है। जो औरत एक लोटा पानी उठाने में नखरे करती है, वह अकेले में इतनी तेजी से क्या कर रही है? सुनैना ने संदूक खोला और उसमें से कुछ निकाला। गोविंद ठीक से देख नहीं पा रहा था कि वह क्या है, लेकिन उसने देखा कि सुनैना के चेहरे पर एक अजीब सा डर और सतर्कता थी। वह बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी, जैसे उसे डर हो कि कहीं कोई उसे देख ना ले। जैसे ही उसे लगा कि बाहर कोई है, उसने तुरंत संदूक बंद कर दिया और फिर से अपनी चारपाई पर जाकर ऐसे लेट गई जैसे उसके शरीर में जान ही ना हो। यह दृश्य देखकर गोविंद का दिमाग चकरा गया। यह महज आलस नहीं था, यह कोई साधारण कामचोरी नहीं थी। इसके पीछे जरूर कोई गहरा राज छिपा था। गोविंद वहां से चुपचाप हट गया और आंगन में आकर बैठ गया।
उसका गुस्सा अब जिज्ञासा और संदेह में बदल चुका था। वह सोचने लगा कि आखिर सुनैना क्या छुपा रही है, क्यों वह सबके सामने आलसी होने का नाटक करती है और अकेले में इतनी फुर्तीली हो जाती है। क्या वह किसी गलत काम में लिप्त है? क्या वह अपने मायके से कोई ऐसी चीज लाई है जो वह किसी को दिखाना नहीं चाहती, या फिर बात कुछ और ही है? गोविंद ने महसूस किया कि वह अपनी पत्नी को बिल्कुल भी नहीं जानता। वह एक अजनबी के साथ एक ही छत के नीचे रह रहा था। उसने तय किया कि वह अब जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेगा। वह अब जासूस की तरह अपनी ही पत्नी पर नजर रखेगा और इस रहस्य की तह तक जाएगा। मेरे दोस्तों, यहीं से शुरू होता है गोविंद के जीवन का असली संघर्ष। यह लड़ाई केवल एक आलसी पत्नी को सुधारने की नहीं थी, बल्कि सत्य को खोजने की थी। और सत्य कभी कभी इतना कड़वा और गहरा होता है कि उसे पचा पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। गोविंद को अभी अंदाजा भी नहीं था कि जिस संदूक को उसने आज देखा है, उसके अंदर केवल कोई वस्तु नहीं, बल्कि उसके जीवन और उसके अस्तित्व से जुड़ा एक ऐसा रहस्य कैद है जो उसकी पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगा। यह तो बस शुरुआत थी। आने वाले दिनों में गोविंद को ऐसे अनुभवों से गुजरना था जो उसके धैर्य, उसके विश्वास और उसके प्रेम की अग्नि परीक्षा लेने वाले थे। क्या सुनैना सच में कोई धोखेबाज थी, या फिर वह किसी ऐसी मजबूरी की शिकार थी जिसे वह किसी से कह नहीं सकती थी? क्या गोविंद अपनी पत्नी के इस रहस्य को समझ पाएगा, या फिर शक की यह दीवार उनके रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर देगी? यह जानने के लिए हमें गोविंद के साथ इस सफर पर चलना होगा, जहां हर मोड़ पर एक नया रहस्य और एक नई सीख हमारा इंतजार कर रही है। याद रखिएगा दोस्तों, जीवन में कभी भी किसी को उसके बाहरी आवरण से मत परखना, क्योंकि शांत दिखने वाले समुद्र की गहराइयों में अक्सर बड़े तूफान छिपे होते हैं। और कभी कभी जो पत्थर हमें रास्ते का कांटा लगता है, वही हमारे जीवन की नींव भी हो सकता है। मेरे प्यारे साथियों, जीवन में धैर्य एक ऐसा हथियार है जो बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी काट सकता है। गोविंद के मन में अब सवालों का बवंडर चल रहा था, लेकिन उसने यह तय कर लिया था कि वह अब बहते पानी की तरह शांत रहेगा और सही समय का इंतजार करेगा। कहते हैं कि शिकारी को शिकार पकड़ने के लिए अपनी आहट छिपानी पड़ती है। गोविंद ने भी वही किया। उसने अपने व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आने दिया। वह रोज की तरह सुबह उठता, खेत पर जाता और शाम को घर लौटता, लेकिन उसकी नजरें अब बाज की तरह तेज हो चुकी थीं। वह सुनैना की हर हरकत, हर सांस और हर नजर का पीछा कर रहा था। उसे यह समझना था कि जिस आलस का नकाब सुनैना ने ओढ़ रखा है, उसके पीछे का असली चेहरा क्या है। क्या वह केवल एक कामचोर स्त्री है, या फिर कोई ऐसी पहेली जिसे सुलझाना उसके बस की बात नहीं? अगले 2 दिनों तक गोविंद ने घर में ऐसा माहौल बनाया जैसे उसे किसी बात की कोई खबर नहीं है। उसने सुनैना से घर के काम के लिए टोकना भी बंद कर दिया। यह बदलाव सुनैना के लिए भी आश्चर्यजनक था। उसे लगा कि शायद गोविंद ने अब हार मान ली है और उसे वैसे ही स्वीकार कर लिया है जैसी वह है। इससे सुनैना थोड़ी लापरवाह हो गई, और यही गोविंद की चाल थी। इंसान जब निडर हो जाता है तभी वह गलती करता है, और गोविंद उसी गलती के इंतजार में था। उसने देखा कि सुनैना अक्सर दोपहर में जब उसकी मां सो जाती थी, तब अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेती थी और घंटों अंदर रहती थी। जब गोविंद शाम को पूछता कि वह क्या कर रही थी, तो वह कहती कि वह सो रही थी। लेकिन गोविंद की पैनी नजरों ने देखा था कि उसकी आंखों में नींद का खुमार नहीं, बल्कि एक अजीब सी चमक होती थी। गोविंद ने अपनी योजना को अंजाम देने के लिए एक कहानी रची। एक शाम खाना खाते समय उसने अपनी मां और सुनैना से कहा, मां, मुझे कल सुबह शहर की मंडी जाना पड़ेगा। खाद और बीज की कुछ समस्या है और वहां सरकारी दफ्तर में भी कुछ काम है। मुझे लौटने में शायद 2 दिन लग जाएंगे, इसलिए तुम लोग अपना ध्यान रखना और रात को दरवाजा अच्छे से बंद करके सोना। यह सुनते ही गोविंद ने कनखियों से सुनैना की ओर देखा। उसने पाया कि सुनैना के चेहरे पर एक पल के लिए राहत की लकीरें खिंच गई थीं, मानो उसे किसी कैद से आजादी मिल गई हो। हालांकि उसने तुरंत अपने भाव छुपा लिए और झूठ मूठ की चिंता दिखाते हुए कहा, आप अकेले कैसे जाओगे और वहां खाने पीने का क्या होगा? गोविंद ने मन ही मन सोचा कि यह अभिनय कितना गहरा है, लेकिन उसने ऊपर से बस इतना कहा, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। अगली सुबह गोविंद ने अपना थैला उठाया और घर से निकल पड़ा।
उसने गांव के चौराहे तक जाकर बस पकड़ने का नाटक किया ताकि अगर कोई देख रहा हो तो उसे यकीन हो जाए कि वह सच में शहर जा रहा है। लेकिन बस में चढ़ने के बजाय वह भीड़ का फायदा उठाकर पीछे की गलियों से होता हुआ वापस अपने घर के पिछवाड़े में आ गया। उसके घर के पीछे एक पुराना भूसा रखने का छप्पर था, जहां से उसके आंगन और कमरे की खिड़की साफ दिखाई देती थी। गोविंद ने दिन भर उसी छप्पर में छिपकर काटने का फैसला किया। भूख और प्यास उसे सता रही थी, लेकिन सत्य को जानने की भूख उससे कहीं ज्यादा थी। वह भूसे के ढेर के पीछे दुबक गया और अपनी सांसें थामकर इंतजार करने लगा। दिन भर घर में वही पुरानी कहानी दोहराई गई। मां अकेली घर का काम करती रही और सुनैना अपने कमरे में आराम करती रही। गोविंद का खून यह देखकर खौल रहा था, लेकिन वह मजबूर था। वह जानता था कि अगर आज वह सामने आ गया तो खेल खराब हो जाएगा और रहस्य हमेशा के लिए रहस्य ही रह जाएगा। दोपहर ढलने लगी और शाम का धुंधलका छाने लगा। गांव में धीरे धीरे सन्नाटा पसरने लगा। गोविंद की मां ने रात का खाना बनाया और सुनैना को आवाज दी। सुनैना ने बाहर आकर थोड़ा सा खाना खाया और फिर यह कहकर अपने कमरे में चली गई कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और उसे जल्दी सोना है। मां ने भी बत्ती बुझाई और अपने कमरे में सोने चली गई। अब घर में गहरा सन्नाटा था। केवल झींगुरों की आवाज गूंज रही थी। गोविंद की धड़कनें तेज हो रही थीं। उसे लग रहा था कि अब कुछ होने वाला है। रात के करीब 12 बज चुके थे। चारों तरफ अंधेरा था। तभी गोविंद ने देखा कि सुनैना के कमरे में एक हल्की सी हलचल हुई। उसने ध्यान से खिड़की की दरार से अंदर झांका। उसने देखा कि सुनैना बिस्तर से उठी। उसने बहुत ही सावधानी से दरवाजा चेक किया कि कहीं वह खुला तो नहीं है। जब उसे तसल्ली हो गई कि सब सो रहे हैं तो उसके हाव भाव पूरी तरह बदल गए। उसके शरीर से वह सुस्ती गायब हो गई जो दिन भर दिखाई देती थी। उसकी चाल में एक गजब की फुर्ती और आंखों में एक संकल्प था। वह कमरे के कोने में रखे उस पुराने संदूक के पास गई जिसे गोविंद ने उस दिन देखा था। गोविंद की सांसें गले में अटक गई थीं। वह अपलक देखता रहा। सुनैना ने अपनी साड़ी के पल्लू से एक छोटी सी चाबी निकाली जो उसने शायद अपने पास छिपा कर रखी थी। उसने संदूक का ताला खोला। संदूक का ढक्कन उठते ही कमरे में कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना गोविंद ने सपने में भी नहीं की थी। संदूक के अंदर से एक अजीब सी नीली रोशनी बाहर निकली। वह रोशनी इतनी शीतल और रहस्यमय थी कि पूरा कमरा एक अलौकिक आभा से भर गया। गोविंद को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने आंखें मली, लेकिन वह दृश्य सच था। वह कोई सपना नहीं देख रहा था। सुनैना ने उस रोशनी के बीच से एक वस्तु बाहर निकाली। वह एक प्राचीन आभूषण जैसा लग रहा था, शायद कोई कंगन या कोई यंत्र जो किसी धातु का बना था। लेकिन वह सामान्य धातु नहीं थी, क्योंकि वह खुद चमक रही थी। गोविंद का शरीर कांपने लगा। क्या उसकी पत्नी कोई जादूगरनी थी? क्या वह किसी बुरी शक्ति की पूजा करती थी? या फिर वह कोई यक्षिणी थी जिसके बारे में उसने बचपन में कहानियों में सुना था? उसके मन में डर और जिज्ञासा का द्वंद्व चल रहा था। उसने देखा कि सुनैना ने उस चमकती हुई वस्तु को अपने माथे से लगाया और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन आवाज बाहर तक नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह उस वस्तु से बातें कर रही हो या कोई प्रार्थना कर रही हो। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली और उस वस्तु की ओर देखकर धीरे से बुदबुदाई। मुझे पता है कि यह समय कठिन है, लेकिन मैं अपनी अंतिम सांस तक तुम्हारी रक्षा करूंगी। किसी को तुम्हारी भनक नहीं लगने दूंगी। गोविंद भी नहीं जान पाएगा कि मैं कौन हूं और मेरा असली मकसद क्या है। गोविंद के कानों में जब अपना नाम पड़ा तो उसे एक झटका लगा। सुनैना उसे धोखा दे रही थी, लेकिन यह धोखा किसी प्रेमी या धन के लिए नहीं था। यह तो कुछ और ही था। सुनैना वहां बैठी उस आभूषण को किसी कपड़े से साफ कर रही थी। वह जितनी देर उस वस्तु के संपर्क में थी, उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। वह किसी योद्धा की तरह दिख रही थी, न कि उस आलसी बहू की तरह जिसे गांव वाले ताने मारते थे। गोविंद को अब समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। क्या वह अंदर घुसकर सुनैना को रंगे हाथों पकड़ ले या फिर अभी और इंतजार करे? उसे लगा कि अभी वह पूरा सच नहीं जानता है। अगर उसने अभी दखल दिया तो हो सकता है सुनैना उस वस्तु को छिपा दे या फिर कोई और कहानी बना दे। अचानक कमरे के बाहर कुछ खटका हुआ। शायद गोविंद का पैर किसी सूखी लकड़ी पर पड़ गया था। सुनैना तुरंत सतर्क हो गई। उसने पलक झपकते ही
उस चमकती वस्तु को वापस संदूक में डाला और ताला लगा दिया। कमरे की रोशनी गायब हो गई और फिर से अंधेरा छा गया। सुनैना तेजी से जाकर अपने बिस्तर पर लेट गई और गहरी नींद का नाटक करने लगी। गोविंद का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लगा कि वह पकड़ा गया है। वह वहीं छप्पर में दुबक कर बैठ गया और अपनी सांसें रोके रहा। कुछ देर तक सन्नाटा रहा। जब सुनैना आश्वस्त हो गई कि शायद वह हवा की आवाज थी या कोई जानवर था, तो वह शांत हो गई। लेकिन गोविंद अब शांत नहीं रह सकता था। उस रात गोविंद को नींद नहीं आई। वह पूरी रात उसी छप्पर में बैठा आसमान के तारों को घूरता रहा। उसकी दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी पत्नी, जिसे वह एक साधारण और आलसी औरत समझता था, वह एक बहुत बड़े रहस्य की मालकिन थी। वह कोई रक्षक थी, लेकिन किसकी और क्यों, यह सवाल उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। सुबह होते ही गोविंद ने एक फैसला किया। वह अब छिपकर वार नहीं करेगा। वह सीधे अपनी पत्नी की आंखों में आंखें डालकर सच पूछेगा, क्योंकि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका था। जब सुबह का सूरज निकला तो गोविंद ने घर के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा उसकी मां ने खोला। अरे बेटा, तुम इतनी जल्दी वापस आ गए? मां ने आश्चर्य से पूछा। गोविंद ने मां के पैर छुए और कहा, हाँ मां, काम जल्दी हो गया और मुझे घर की याद आ रही थी। उसकी नजरें सीधे सुनैना को ढूंढ रही थीं। सुनैना आंगन में खड़ी थी और गोविंद को देखकर उसके चेहरे पर एक पल के लिए घबराहट आई, लेकिन उसने उसे मुस्कुराहट के पीछे छिपा लिया। गोविंद उसके पास गया और उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए बोला, सुनैना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अभी और इसी वक्त अकेले में गोविंद की आवाज में एक ऐसी सख्ती थी जो पहले कभी नहीं थी। सुनैना समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। वे दोनों कमरे में गए। गोविंद ने दरवाजा बंद किया और सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, कल रात मैं शहर नहीं गया था। मैं यहीं था और मैंने सब कुछ देख लिया है। सुनैना का चेहरा सफेद पड़ गया, जैसे उसके शरीर से खून निचोड़ लिया गया हो। उसने हकलाते हुए कहा, क्या क्या कह रहे हैं आप? आपने क्या देखा? गोविंद ने संदूक की तरफ इशारा किया और कहा, वह रोशनी, वह चमकता हुआ आभूषण और तुम्हारी वह बातें कि तुम उसकी रक्षा करोगी। अब मुझसे झूठ मत बोलना सुनैना, क्योंकि अब झूठ की कोई गुंजाइश नहीं बची है। आखिर तुम कौन हो और यह सब क्या है? सुनैना की आंखों में आंसू आ गए। वह दीवार के सहारे टिक गई। उसे लगा कि उसका सबसे बड़ा डर सच हो गया है। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, गोविंद, आप नहीं जानते कि आपने क्या देख लिया है। यह कोई साधारण बात नहीं है। यह मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है, और अब चूंकि आप यह जान चुके हैं तो आपकी जान भी खतरे में है। गोविंद यह सुनकर हैरान रह गया। मेरी जान खतरे में? लेकिन क्यों? सुनैना ने एक गहरी सांस ली और अपनी धड़कनों को काबू करते हुए कहा, क्योंकि वह आभूषण शापित है और साथ ही वरदान भी। वह मेरे पूर्वजों की धरोहर है, जिसकी रक्षा करने का भार मुझ पर है। गोविंद की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसने कहा, पहेलियां मत बुझाओ, मुझे साफ साफ बताओ कि तुम इतनी आलसी क्यों बनती हो और यह चीज क्या है? सुनैना ने अपनी आंसू भरी आंखें उठाईं और कहा, मैं आलसी इसलिए बनती हूं गोविंद, ताकि लोग मुझसे दूर रहें, ताकि कोई मुझसे ज्यादा घुलने मिलने की कोशिश ना करे और ना ही कोई मेरे कमरे में ज्यादा देर तक रुके। अगर मैं काम में फुर्ती दिखाती और सबके साथ मिलजुल कर रहती तो लोगों का ध्यान मुझ पर जाता और हो सकता है कि किसी की नजर उस संदूक तक पहुंच जाती। मुझे अपने आप को सबसे काट कर रखना पड़ता है ताकि यह रहस्य सुरक्षित रहे। यह मेरी मजबूरी है, मेरा शौक नहीं। यह सुनकर गोविंद का गुस्सा थोड़ा कम हुआ और जिज्ञासा बढ़ गई। उसने पूछा, लेकिन उस आभूषण में ऐसा क्या है? सुनैना धीरे से संदूक के पास गई और उसने कहा, इसे देखने की हिम्मत जुटने से पहले आपको एक कसम खानी होगी कि आप यह बात किसी तीसरे इंसान को नहीं बताएंगे, चाहे वह आपकी मां ही क्यों ना हो, क्योंकि यह रहस्य बाहर गया तो तबाही मच जाएगी। गोविंद ने हामी भरी। तब सुनैना ने फिर से संदूक खोला और उस रहस्यमयी वस्तु को बाहर निकाला। दिन के उजाले में भी उसकी चमक कम नहीं हुई थी। सुनैना ने बताया, गोविंद, यह मणि है जिसे नागमणि कहा जाता है। यह सदियों पुरानी है और इसमें बीमारियों को ठीक करने की और भविष्य की आपदाओं को रोकने की शक्ति है। लेकिन अगर यह किसी लालची इंसान के हाथ लग गई तो वह इसका इस्तेमाल विनाश के लिए कर सकता है। मेरे पिता ने मरते वक्त यह जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। हमारे वंश में हर महिला को अपनी खुशियां त्याग कर इसकी रक्षा करनी पड़ती है।
इसलिए मैं दुनिया की नजरों में बुरी बनती हूँ, आलसी कहलाती हूँ, ताकि इस मणि की पवित्रता बची रहे। गोविंद सुनैना की बात सुनकर स्तब्ध रह गया। उसे अपनी सोच पर शर्म आने लगी। वह जिसे पत्थर समझ रहा था वह हीरा निकली। वह जिसे काम चोर समझ रहा था वह तो एक महान उद्देश्य के लिए अपना जीवन बलिदान कर रही थी। उसकी आंखों में सुनैना के लिए सम्मान का भाव उमड़ आया। उसने सुनैना के हाथ थाम लिए और कहा, मुझे माफ कर दो सुनैना, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा, लेकिन अब तुम अकेली नहीं हो। इस रहस्य की रक्षा अब हम दोनों मिलकर करेंगे। यह बोझ अब सिर्फ तुम्हारा नहीं है। मेरे दोस्तों, उस दिन गोविंद और सुनैना के बीच का रिश्ता हमेशा के लिए बदल गया। वह दीवार जो शक और गलत फहमी से बनी थी वह गिर गई और उसकी जगह विश्वास और समर्पण ने ले ली। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि रहस्य जब एक बार खुल जाता है तो उसकी गूंज दूर तक जाती है। क्या गोविंद सच में उस मणि की शक्ति और उससे जुड़े खतरों को संभाल पाएगा? क्या होगा जब गांव के कुछ लालची लोगों को इस बात की भनक लगेगी कि गोविंद के घर में कुछ बेशकीमती चीज छिपी है? यह संघर्ष अब बाहरी दुनिया से होने वाला था, जहां गोविंद को साबित करना था कि वह केवल एक पति ही नहीं बल्कि एक रक्षक भी है। जीवन हमें अक्सर ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हमें अपने प्रियजनों के असली रूप का पता चलता है। हमें यह सीख मिलती है कि हर इंसान के भीतर एक कहानी चल रही होती है जिससे हम अनजान होते हैं। इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें धैर्य रखना चाहिए और गहराई में जाकर सच को खोजने की कोशिश करनी चाहिए। गोविंद और सुनैना की यह कहानी हमें बताती है कि सच्चा प्रेम केवल साथ रहना नहीं है, बल्कि एक दूसरे के रहस्यों और जिम्मेदारियों को साझा करना भी है। आगे की राह कांटों भरी थी, लेकिन अब वे दो नहीं बल्कि एक थे, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। मेरे प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि जब दो लोग एक ही रहस्य के साझेदार बन जाते हैं तो उनके बीच का रिश्ता खून के रिश्तों से भी गहरा हो जाता है। गोविंद और सुनैना के बीच अब शब्दों की जरूरत खत्म हो चुकी थी। उनकी खामोशी ही उनकी भाषा बन गई थी। जिस घर में कल तक शक और कलह का शोर था, वहां अब एक समझदारी भरा सन्नाटा पसर गया था। गोविंद ने अब सुनैना पर ताने कसना बंद कर दिया था, बल्कि वह अब ढाल बनकर उसके सामने खड़ा रहता था। मां को यह बदलाव देखकर अचरज तो होता था, लेकिन उन्हें लगा कि शायद गोविंद ने अपनी पत्नी के आलस के साथ समझौता कर लिया है, या फिर पति पत्नी के बीच सुलह हो गई है। लेकिन वह नहीं जानती थी कि उनका बेटा और बहू किसी गृहस्थी की समस्या से नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के बोझ तले दबे हुए हैं। रहस्य चाहे लोहे के संदूक में बंद हो या पाताल की गहराई में, उसकी खुशबू या बदबू हवाओं में घुल ही जाती है। गांव में एक व्यक्ति था जिसका नाम था रघु। रघु गोविंद का दूर का रिश्तेदार था और स्वभाव से बेहद चालाक और लालची था। उसकी नजरें हमेशा दूसरों के घर में झांकने की फिराक में रहती थीं। उसे यह बात हजम नहीं हो रही थी कि गोविंद जैसा मेहनती और समझदार लड़का सुनैना जैसी आलसी पत्नी को इतनी आसानी से कैसे बर्दाश्त कर रहा है। उसे दाल में कुछ काला नजर आ रहा था। रघु ने गौर किया था कि पिछले कुछ दिनों से गोविंद के चेहरे पर एक अलग ही गंभीरता है, और सुनैना की आंखों में अब वह सुस्ती नहीं बल्कि एक सतर्कता दिखाई देती है। एक दोपहर जब सूरज आग उगल रहा था और गांव की गलियां सुनसान थीं, रघु बहाने से गोविंद के घर आ धमका। गोविंद खेत पर गया हुआ था और मां पड़ोस में किसी के बीमार होने पर देखने गई थी। घर में सिर्फ सुनैना थी, जो अपने कमरे में उसी संदूक के पास बैठी ध्यान मग्न थी। रघु ने देखा कि मुख्य दरवाजा हल्का सा खुला है। बिल्ली की तरह दबे पांव वह अंदर दाखिल हुआ। आंगन पार करते हुए वह सुनैना के कमरे की चौखट तक पहुंच गया। अंदर से उसे किसी के बुदबुदाने की आवाज आ रही थी। रघु ने कान लगाकर सुनने की कोशिश की। सुनैना उस मणि से बातें कर रही थी। वह कह रही थी कि हे शक्ति, मुझे नहीं पता कि कब तक मैं तुम्हें दुनिया की नजरों से बचा पाऊंगी। मुझे आभास हो रहा है कि कोई संकट हमारी ओर बढ़ रहा है। रघु की आंखें फैल गईं। वह समझ गया कि यह औरत कोई साधारण औरत नहीं है और वह संदूक खाली नहीं है। उसके अंदर जरूर कोई खजाना है। लालच ने उसके विवेक को मार दिया। वह भूल गया कि वह किसी और के घर में चोरी छिपे घुस रहा है। उसने सोचा कि अगर वह आज इस राज को जान ले तो हो सकता है कि उसकी किस्मत बदल जाए।
वह और आगे झुका ताकि कमरे के अंदर झांक सके, लेकिन तभी एक पुरानी लकड़ी के फर्श ने उसके वजन से चरमराहट की आवाज कर दी। सुनैना जो ध्यान में थी तुरंत चौकन्नी हो गई। उसने बिजली की फुर्ती से संदूक बंद किया और उसके ऊपर एक मोटा कंबल डाल दिया। रघु ने जब देखा कि वह पकड़ा जाने वाला है तो उसने तुरंत पैंतरा बदला। वह कमरे के दरवाजे पर खड़ा होकर जोर से हंसने लगा और बोला, अरे भाभी जी, मैं तो बस पानी पीने आया था। दरवाजा खुला था तो सोचा अंदर आ जाऊं, लेकिन आप तो यहां अकेले में बड़ी गहरी सोच में डूबी हैं। सुनैना का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर शिकन नहीं आने दी। उसने अपनी पुरानी आलसी अदा का मुखौटा फिर से ओढ़ लिया और जम्हाई लेते हुए बोली, अरे रघु भैया, आप कब आए? मैं तो बस थोड़ा आराम कर रही थी, नींद में पता ही नहीं चला कब आप आ गए। बाहर मटके में पानी रखा है, पी लीजिए। मुझे उठने की हिम्मत नहीं हो रही। रघु पानी पीने का नाटक करके वहां से चला तो गया, लेकिन उसके मन में शक का बीज अब एक विषैला पौधा बन चुका था। वह समझ गया था कि सुनैना ने उससे कुछ छिपाया है। उस संदूक के बंद होने की आवाज और सुनैना की हड़बड़ाहट ने उसे बता दिया था कि वहां कोई गहरा राज दफन है। रघु ने ठान लिया कि वह इस राज की तह तक जाकर रहेगा। उधर रघु के जाते ही सुनैना ने राहत की सांस नहीं ली, बल्कि वह डर से कांपने लगी। उसे पूर्वाभास हो गया था कि अब यह घर उस मणि के लिए सुरक्षित नहीं है। उसने तुरंत गोविंद के आने का इंतजार किया। शाम को जब गोविंद घर लौटा तो सुनैना ने उसे सारी बात बताई कि कैसे रघु आज दोपहर घर में घुस आया था और कैसे वह कमरे के बाहर खड़ा होकर जासूसी कर रहा था। गोविंद का माथा ठनका। वह रघु को बचपन से जानता था। वह जानता था कि रघु वह कुत्ता है जो एक बार हड्डी देख ले तो उसे छोड़ता नहीं है। गोविंद ने गंभीरता से कहा, सुनैना, अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। आज रघु आया था, कल कोई और आएगा, और अगर किसी को उस मणि की भनक लग गई तो ना केवल वह मणि चोरी हो जाएगी, बल्कि हमारे परिवार पर भी खतरा आ जाएगा। गांव के जमींदार और कुछ बुरे लोग ऐसी चीजों की तलाश में हमेशा रहते हैं। सुनैना ने कांपती आवाज में पूछा, तो अब हम क्या करें? गोविंद, क्या हमें यहां से भाग जाना चाहिए? गोविंद ने थोड़ा विचार किया और बोला, भागना तो कायरता होगी, और हम जहां भी जाएंगे ये डर हमारे साथ जाएगा। हमें उस मणि को किसी ऐसी जगह छिपाना होगा जहां इंसान की परछाई भी ना पहुंच सके। घर में रखना अब खतरे से खाली नहीं है। मुझे याद है, गांव के उत्तर में घने जंगल के बीच एक पुरानी गुफा है, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वहां आत्माओं का वास है, इसलिए वहां कोई नहीं जाता। वही जगह उस मणि के लिए सबसे सुरक्षित होगी। सुनैना का दिल बैठ गया। उस मणि को अपने से दूर करना उसके लिए अपने प्राण त्यागने जैसा था। वह पीढ़ियों से उसकी रक्षा कर रही थी, लेकिन वह यह भी जानती थी कि गोविंद सही कह रहा है। मोह और जिम्मेदारी में से उसे जिम्मेदारी को चुनना था। उस रात अमावस्या थी। आसमान में चांद का नामो निशान नहीं था। चारों तरफ ऐसा घना अंधेरा था जिसे हाथ से काटा जा सके। यही वह सही वक्त था जब वे अपना काम कर सकते थे। जब मां और पूरा गांव गहरी नींद में सो गया तो गोविंद और सुनैना दबे पांव उठे। सुनैना ने उस संदूक को एक काले कपड़े में लपेटा और उसे अपने सीने से लगा लिया। गोविंद ने एक लाठी और लालटेन ली, लेकिन लालटेन जलाई नहीं, ताकि रोशनी से कोई उन्हें देख ना ले। वे दोनों घर के पिछवाड़े से निकले और जंगल के रास्ते पर चल पड़े। रास्ता बेहद उबड़ खाबड़ और कटीला था। सूखी पत्तियां उनके पैरों के नीचे दबकर आवाज कर रही थीं, जिससे बार बार उनका दिल सहम जाता था। जंगल के जानवर अजीबोगरीब आवाजें निकाल रहे थे। दूर कहीं सियार के रोने की आवाज आ रही थी, जो माहौल को और भी डरावना बना रही थी। सुनैना डर रही थी, लेकिन गोविंद ने मजबूती से उसका हाथ थाम रखा था। उसका स्पर्श सुनैना को यह विश्वास दिला रहा था कि वह अकेली नहीं है। चलते चलते वे उस पहाड़ी के पास पहुंचे जहां वह पुरानी गुफा थी। गुफा का मुंह किसी राक्षस के खुले जबड़े जैसा लग रहा था। अंदर से ठंडी और सीलन भरी हवा आ रही थी। गोविंद ने अब लालटेन जलाई। रोशनी की एक पतली लकीर ने गुफा के अंधेरे को चीर दिया। गुफा की दीवारों पर अजीब से निशान बने हुए थे, जो शायद सदियों पुराने थे। वे दोनों गुफा के अंतिम छोर तक गए। वहां जमीन में एक प्राकृतिक गड्ढा था जो पत्थरों से ढका हुआ था। सुनैना ने कांपते हाथों से संदूक को उस गड्ढे में रखा। उसने अपनी आंखें बंद कीं और अंतिम बार उस शक्ति से प्रार्थना की,
हे दिव्य शक्ति, मैं तुम्हें त्याग नहीं रही हूं, बल्कि तुम्हें सुरक्षित कर रही हूं। जब तक यह संकट टल नहीं जाता, तब तक तुम्हें इस एकांतवास में रहना होगा, मेरी रक्षा करना और इस संसार का कल्याण करना। सुनैना की आंखों से एक आंसू टपका और उस संदूक पर गिर गया। गोविंद ने भारी मन से उस गड्ढे को बड़े बड़े पत्थरों और मिट्टी से ढक दिया। उन्होंने उसे ऐसा रूप दिया कि देखने वाले को लगे कि यह केवल एक साधारण जमीन का हिस्सा है। काम पूरा होने के बाद जब वे वापस मुड़े तो अचानक गुफा के बाहर उन्हें किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। गोविंद ने तुरंत लालटेन बुझा दी और सुनैना को एक चट्टान के पीछे खींच लिया। दोनों की सांसें रुक गईं। क्या कोई उनका पीछा कर रहा था? क्या रघु ने उन्हें देख लिया था? अंधेरे में उन्होंने देखा कि गुफा के द्वार पर एक छाया हिल रही थी। वह छाया इंसानी कद की थी। गोविंद ने अपनी लाठी कसकर पकड़ ली। वह किसी भी हमले के लिए तैयार था। कुछ पलों तक वह छाया वहीं मंडराती रही, फिर हवा के झोंके की तरह गायब हो गई। गोविंद और सुनैना ने कुछ देर और इंतजार किया। जब उन्हें यकीन हो गया कि अब कोई नहीं है, तो वे तेजी से गुफा से बाहर निकले और दूसरे रास्ते से गांव की ओर भागे। उनका शरीर पसीने से लथपथ था और पैरों में कांटे चुभ रहे थे, लेकिन वे रुके नहीं। जब वे घर पहुंचे और अपने कमरे का दरवाजा बंद किया, तब जाकर उनकी जान में जान आई। उन्होंने एक दूसरे को देखा। दोनों के चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में एक विजय का भाव था। उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया था। अगली सुबह जब सूरज निकला तो गोविंद और सुनैना रोज की तरह उठे, लेकिन अब उनके अंदर एक खालीपन था। वह संदूक जो सुनैना के जीवन का हिस्सा था अब वहां नहीं था, लेकिन एक सुकून भी था कि अब वह सुरक्षित है। रघु अगले कई दिनों तक उनके घर के चक्कर काटता रहा। उसने कई बार कोशिश की कि वह फिर से उस कमरे में झांके, लेकिन अब वहां कुछ था ही नहीं। सुनैना ने अब जानबूझकर अपना दरवाजा खुला रखना शुरू कर दिया, ताकि रघु को यकीन हो जाए कि वहां कुछ छिपा नहीं है। जब रघु ने देखा कि कमरे में वह संदूक नहीं है और वहां सब कुछ सामान्य है, तो उसका शक धीरे धीरे कम होने लगा। उसे लगा कि शायद उस दिन उसे कोई वहम हुआ था, या फिर सुनैना ने वह सामान कहीं बेच दिया। साथियों, जीवन में कभी कभी हमें अपनी सबसे कीमती चीज को छोड़ना पड़ता है ताकि हम उसकी रक्षा कर सकें। त्याग केवल किसी चीज को खोना नहीं होता, बल्कि उसे सुरक्षित रखना भी एक त्याग है। गोविंद और सुनैना ने अपनी समझदारी से न केवल उस मणि को बचाया, बल्कि अपने परिवार को भी एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो गई? नहीं दोस्तों, नियति के खेल निराले होते हैं। वह मणि भले ही गुफा में दफन थी, लेकिन उसकी ऊर्जा अभी भी शांत नहीं थी, और जंगल में छिपी वह परछाई जो उस रात गुफा के बाहर थी, वह कोई भ्रम नहीं थी। आने वाला समय गोविंद और सुनैना के लिए और भी कठिन परीक्षाएं लेकर आने वाला था, क्योंकि दुश्मन अब सामने नहीं था, वह अदृश्य था, और अदृश्य दुश्मन से लड़ना सबसे कठिन होता है। क्या वे उस अदृश्य शत्रु का सामना कर पाएंगे? यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय था कि अब वे दोनों एक ऐसी यात्रा पर निकल चुके थे जहां से पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं था। उनकी यह कहानी हमें बताती है कि पति पत्नी का रिश्ता केवल सुख भोगने के लिए नहीं होता, बल्कि एक दूसरे के पाप और पुण्य, सुख और दुख और रहस्यों का साझीदार बनने के लिए होता है। इस संसार में हर इंसान एक रक्षक है। कोई अपने परिवार की रक्षा कर रहा है, तो कोई अपने स्वाभिमान की, और कोई किसी गहरे रहस्य की। गोविंद और सुनैना की तरह हमें भी अपनी जिम्मेदारियों को पहचानने की जरूरत है। जब हम स्वार्थ से ऊपर उठकर सोचते हैं, तभी हम जीवन की असली चुनौतियों का सामना कर पाते हैं। दोस्तों, यह थी आलसी पत्नी के रहस्य की वह दास्तां, जिसने यह साबित कर दिया कि जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता, और हर खामोशी के पीछे एक तूफान छिपा होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हम सोचते हैं कि तूफान गुजर गया है और अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि तूफान कभी खत्म नहीं होता, वह सिर्फ अपना रूप बदल लेता है। गोविंद और सुनैना ने उस रात उस मणि को गुफा में दफन करके यह सोच लिया था कि अब उनकी जिंदगी से खतरा टल गया है। उन्होंने सोचा कि जिस रहस्य को उन्होंने जमीन के सीने में गाड़ दिया है, वह अब कभी बाहर नहीं आएगा। लेकिन वे भूल गए थे कि पाप और लालच की जड़ें पाताल तक गहरी होती हैं और दुश्मन कभी सोता नहीं है।
वह बस सही मौके का इंतजार करता है। उस रात गुफा के बाहर जो परछाई उन्होंने देखी थी वह कोई भ्रम नहीं था और ना ही वह हवा का झोंका था। वह एक ऐसा खतरा था जो अब उनके दरवाजे पर दस्तक देने वाला था। एक नए रूप और एक नई चाल के साथ मणि को छिपाने के बाद सुनैना के व्यवहार में एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया था। अब उसे आलसी बनने का नाटक करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जिस चीज की रक्षा के लिए वह सुस्त पड़ी रहती थी वह अब घर में थी ही नहीं। अगले ही दिन से सुनैना सुबह जल्दी उठने लगी। उसने घर की साफ सफाई शुरू कर दी, कुएं से पानी भरना शुरू कर दिया और रसोई में अपनी सास का हाथ बटाने लगी। गोविंद की मां तो यह देखकर खुशी से फूली नहीं समा रही थी। उन्हें लगा कि शायद उनकी प्रार्थनाओं का असर हुआ है या फिर गोविंद की डांट का असर बहू पर पड़ गया है। घर में अब समय पर खाना बनता, आंगन साफ सुथरा रहता और हर तरफ व्यवस्था दिखाई देती। लेकिन कहते हैं ना कि अति हर चीज की बुरी होती है। सुनैना का यह अचानक बदला हुआ रूप गांव वालों के लिए चर्चा का विषय बन गया। वही औरतें जो कल तक सुनैना को आलसी और कामचोर कहती थीं, अब उसे शक की नजर से देखने लगी। वे आपस में बातें करती कि अरे कल तक तो इससे एक गिलास पानी नहीं उठता था और आज यह मशीन की तरह काम कर रही है। जरूर कोई बात है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पर किसी ऊपरी हवा का साया था जो अब हट गया है, या फिर यह कोई नई चाल चल रही है। इंसान की फितरत भी कितनी अजीब होती है। वह ना तो किसी की बुराई पचा पाता है और ना ही किसी की अच्छाई। गोविंद भी इस बात को महसूस कर रहा था कि सुनैना की यह फुर्ती लोगों का ध्यान खींच रही है। उसने सुनैना को समझाया कि उसे एकदम से इतना नहीं बदलना चाहिए, वरना लोग फिर से कुरेदना शुरू कर देंगे। उधर गांव के बाहर उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक नया साधु आकर डेरा डाल चुका था। उसका वेश बहुत ही डरावना था। माथे पर लाल तिलक, गले में हड्डियों की माला और आंखों में एक अजीब सी क्रूरता। उसका नाम था कापालिक। वह कोई साधारण साधु नहीं था, बल्कि तंत्र मंत्र का जानकार था और वह उसी मणि की तलाश में वर्षों से भटक रहा था। उस रात गुफा के बाहर उसी की परछाई थी। उसने देख लिया था कि गोविंद और सुनैना ने वहां कुछ छिपाया है, लेकिन वह उस मणि को उठा नहीं पाया, क्योंकि सुनैना ने उस पर एक सुरक्षा मंत्र बांध दिया था। कापालिक जानता था कि उस मणि को हासिल करने के लिए उसे उसी रक्षक की जरूरत पड़ेगी जिसने उसे वहां रखा है, यानी सुनैना। कापालिक ने गांव में अपना जाल फैलाना शुरू कर दिया। वह जानता था कि गांव के लोग अंधविश्वासी हैं और डर का व्यापार सबसे आसान होता है। संयोग से उसी समय गांव में एक अजीब घटना घटी। गांव के मुखिया की 2 गायें अचानक बीमार पड़ गईं और कुएं का पानी सूखने लगा। यह एक प्राकृतिक आपदा हो सकती थी, लेकिन कापालिक ने इसे एक अवसर में बदल दिया। उसने गांव में यह अफवाह फैला दी कि इस गांव में कोई अपवित्र वस्तु छिपाई गई है या फिर किसी ने कुल देवी का अपमान किया है, जिसके कारण गांव पर विपत्ति आ रही है। रघु, जो पहले से ही गोविंद और सुनैना के पीछे पड़ा था, तुरंत कापालिक के प्रभाव में आ गया। रघु ने कापालिक को बताया कि उसे गोविंद की पत्नी पर शक है। उसे लगता है कि वे लोग कुछ काला जादू करते हैं। कापालिक मन ही मन मुस्कुराया, क्योंकि उसे यही तो चाहिए था, एक ऐसा मोहरा जो उसके काम को आसान कर दे। उसने रघु से कहा कि वह सही सोच रहा है। उस घर की स्त्री ही इस गांव के विनाश का कारण बन सकती है। अगर उसे रोका नहीं गया तो पूरा गांव श्मशान बन जाएगा। यह बात जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। लोग जो कल तक सुनैना की बुराई करते थे, अब उसे डर की नजर से देखने लगे। जब सुनैना पनघट पर जाती तो औरतें वहां से हट जाती। गोविंद जब बाजार जाता तो लोग उसे देखकर कानाफूसी करते। गोविंद समझ गया था कि हवा का रुख बदल रहा है। वह जानता था कि यह सब अपने आप नहीं हो रहा, इसके पीछे जरूर किसी का हाथ है। एक शाम वह घर आया और उसने सुनैना से कहा, गांव में माहौल खराब हो रहा है। लोग हमें शक की नजर से देख रहे हैं। मुझे लगता है कि उस रात गुफा के पास जो था, उसने अब अपनी चाल चल दी है। सुनैना चिंतित हो गई। उसने कहा, गोविंद, वह मणि सुरक्षित तो है, लेकिन अगर गांव वाले हमारे खिलाफ हो गए तो हम यहां रह नहीं पाएंगे। हमें सतर्क रहना होगा। कापालिक ने अब अपनी अगली चाल चली। उसने गांव की पंचायत बुलाने का सुझाव दिया। उसने कहा कि वह अपनी विद्या से पता लगाएगा कि आखिर इस बदकिस्मती का कारण कौन है। पंचायत का दिन तय हुआ। पूरा गांव बरगद के पेड़ के नीचे जमा हो गया।
गोविंद और सुनैना को भी बुलाया गया। कापालिक बीच में बैठा था, उसके सामने धूनी जल रही थी। उसने गोविंद और सुनैना की ओर अपनी लाल आंखों से देखा और जोर से चिल्लाया, यही वह जोड़ा है जिसने गांव की शांति भंग की है। इस स्त्री के पास कुछ ऐसा था जो इसने कहीं छिपा दिया है और उसी के कारण देवता नाराज हैं। गोविंद ने विरोध किया। उसने कड़े शब्दों में कहा, यह सब झूठ है महाराज, आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मेरी पत्नी एक साधारण गृहिणी है और हमने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन भीड़ का कोई दिमाग नहीं होता, वह बस शोर सुनती है। कापालिक ने चुनौती दी, अगर तुम सच्चे हो तो साबित करो, मेरे पास विद्या है। मैं देख सकता हूं कि तुम दोनों उस रात जंगल की ओर गए थे, बताओ तुम वहां क्या करने गए थे? गोविंद और सुनैना सन्न रह गए। अगर वे सच बताते तो मणि का रहस्य खुल जाता, और अगर झूठ बोलते तो गांव वाले उन्हें दोषी मान लेते। यह एक धर्म संकट था। सुनैना ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़कर कहा, हम जंगल में जड़ी बूटियां लेने गए थे, क्योंकि मुझे एक बीमारी है जिसका इलाज केवल रात को तोड़ी गई जड़ी बूटियों से होता है। सुनैना का यह झूठ इतना सधा हुआ था कि एक पल के लिए गांव वाले भी सोच में पड़ गए, लेकिन कापालिक हार मानने वाला नहीं था। उसने कहा, अगर जड़ी बूटी है तो दिखाओ, कहां है वह दवाई? गोविंद ने तुरंत बात संभाली और कहा, वह दवाई बनाकर सुनैना पी चुकी है, इसलिए वह अब ठीक है और काम कर पा रही है, इसीलिए अब वह आलसी नहीं है। यह तर्क गांव वालों को समझ में आया। उन्हें लगा कि हां, शायद इसीलिए बहू अब ठीक हो गई है। कापालिक का दांव उल्टा पड़ गया था। उसने देखा कि उसका शिकार उसके हाथ से फिसल रहा है। उसने तुरंत बात बदली और कहा, ठीक है, अगर यह सच है तो अच्छी बात है, लेकिन गांव पर आया संकट अब भी टला नहीं है। मुझे एक महायज्ञ करना होगा और उसके लिए मुझे उस जंगल की पवित्र मिट्टी चाहिए जहां यह दोनों गए थे। गोविंद समझ गया कि कापालिक उन्हें फंसाना चाहता है। वह उन्हें उस गुफा तक ले जाना चाहता है, सबके सामने, लेकिन वह मना भी नहीं कर सकता था। यह एक मानसिक युद्ध था और गोविंद को हर कदम फूंक फूंक कर रखना था। उसने मन ही मन तय किया कि वह कापालिक को गुफा तक तो ले जाएगा, लेकिन उसे मणि तक नहीं पहुंचने देगा। रात को घर आकर गोविंद ने सुनैना से कहा, यह साधु कोई और नहीं, वही शत्रु है जो उस मणि के पीछे पड़ा है। वह चाहता है कि हम घबराकर कोई गलती करें। वह हमें डराकर उस मणि तक पहुंचना चाहता है, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। अगले दिन पूरा गांव कापालिक के साथ जंगल की ओर चला। गोविंद और सुनैना सबसे आगे थे। उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। वे उस गुफा के पास पहुंचे। कापालिक की आंखों में चमक आ गई। वह उस जगह को पहचान गया था जहां उसने परछाई देखी थी। उसने गोविंद से कहा, यहीं से मिट्टी खोदो। गोविंद ने कुदाल उठाई और जमीन खोदना शुरू किया, लेकिन उसने चालाकी से उस जगह से थोड़ी दूर खोदा जहां मणि दबी थी। कापालिक ये देख रहा था। वह जानता था कि गोविंद जगह बदल रहा है, लेकिन वह सबके सामने कुछ बोल नहीं सकता था, क्योंकि उसने तो कहा था कि उसे सिर्फ पवित्र मिट्टी चाहिए। जब मिट्टी निकाल ली गई और कुछ नहीं मिला तो गांव वालों ने राहत की सांस ली। रघु और कापालिक के चेहरे लटक गए। कापालिक समझ गया कि यह साधारण किसान उससे ज्यादा चतुर निकला है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने जाते जाते गोविंद के कान में धीरे से कहा, तुम आज तो बच गए, लेकिन याद रखना, मैं वह शिकारी हूं जो बिना शिकार किए वापस नहीं जाता। वह मणि मेरी है और उसे मैं लेकर रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे तुम्हारे पूरे परिवार की बलि क्यों ना चढ़ानी पड़े। गोविंद ने उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, जब तक मेरी सांस चल रही है तुम उस मणि को छू भी नहीं पाओगे। यह एक रक्षक का वादा है। गांव वाले वापस लौट आए और माहौल थोड़ा शांत हो गया, लेकिन गोविंद जानता था कि यह शांति तूफान से पहले की है। कापालिक अब सीधे हमले पर उतर आएगा। वह तंत्र मंत्र और डर का सहारा लेकर सुनैना को तोड़ने की कोशिश करेगा। उस रात गोविंद और सुनैना सो नहीं पाए। वे जानते थे कि अब लड़ाई आर पार की होने वाली है। अब सवाल केवल मणि का नहीं था, अब सवाल उनके अस्तित्व का था, उनकी इज्जत का था और उनके प्राणों का था। मेरे साथियों, इस कहानी का यह मोड़ हमें सिखाता है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो और चाहे वह कितने भी वेश बदल ले, सच्चाई और साहस के सामने उसे झुकना ही पड़ता है। गोविंद एक साधारण इंसान था, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति ने एक तांत्रिक को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जीवन में हमारे सामने भी कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं
जब हमें लगता है कि पूरी दुनिया हमारे खिलाफ है, लोग हमें गलत समझते हैं और दुश्मन हमारे ऊपर हावी होने लगता है। लेकिन उस वक्त हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें अपनी बुद्धि और धैर्य का इस्तेमाल करना चाहिए। कापालिक जैसे लोग हमारे समाज में हर जगह हैं जो दूसरों के डर का फायदा उठाते हैं। लेकिन अगर हम डरना छोड़ दें तो उनकी ताकत अपने आप खत्म हो जाती है। सुनैना और गोविंद की यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि और भी भयानक होने वाली है। कापालिक अब छिपकर वार नहीं करेगा, वह अब अपनी काली शक्तियों का प्रयोग करेगा। क्या गोविंद का प्रेम और सुनैना का त्याग उन काली शक्तियों को हरा पाएगा? क्या वे उस मणि की पवित्रता को बचा पाएंगे? यह जानने के लिए हमें उनके साथ इस संघर्ष में बने रहना होगा, क्योंकि असली परीक्षा तो अब शुरू हुई है। याद रखें दोस्तों, मुसीबतों का सामना करना ही जिंदगी है। जो भाग जाता है वह हार जाता है, और जो डटा रहता है वह इतिहास लिखता है। गोविंद और सुनैना अब इतिहास लिखने की दहलीज पर थे, जहां हर कदम पर मौत उनका इंतजार कर रही थी। लेकिन उनके पास एक दूसरे का साथ था, और यही उनकी सबसे बड़ी ढाल थी। मेरे प्यारे साथियों, गोविंद और सुनैना की यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब यह और भी भयानक मोड़ लेने वाली है। जिस तरह गोविंद को अपनी पत्नी के साथ की जरूरत है, उसी तरह हमें इस कहानी को आप तक पहुंचाने के लिए आपके साथ की जरूरत है। अगर आज की इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया है तो लाइक का बटन दबाकर हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएं। अगर आप चाहते हैं कि सच्चाई की इस जंग में गोविंद अकेला न पड़े, और आप देखना चाहते हैं कि कापालिक की काली शक्तियों का अंत कैसे होगा, तो अभी सब्सक्राइब करके हमारे इस परिवार का हिस्सा बन जाएं और घंटी का बटन जरूर दबाएं, ताकि अगला अध्याय सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हां, इस रहस्यमयी सफर में अपने दोस्तों को भी शामिल करें। इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ज्ञान और कहानी बांटने से ही बढ़ती है। तो मिलते हैं अगले भाग में एक नए रहस्य और एक नई सीख के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।